नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 8 जुलाई को कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है जगह। सिंधिया आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पशुपति पारस को भी मौका मिल सकता है। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली बुलाया गया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह को भी जगह मिल सकती है। तो ये वो नाम है जिसको कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है, यानी कि नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए 5 चेहरे आपके सामने हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है और इनको दिल्ली भी बुलाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और नारायण राणे। तो कैबिनेट विस्तार पर हलचल तेज है। किसे मौका मिलेगा, किसका पत्ता कटेगा, ये तमाम सवाल हैं और न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। कैबिनेट विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया है। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। कैबिनेट विस्तार जल्द होने की उम्मीद है और जो बड़ी बातें हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिवस दौरा रद्द कर दिया है उन्होंने, वो दिल्ली पहुंचेंगे। सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। राष्ट्रपति भवन में तैयारी पूरी हो चुकी है और थावरचंद गहलोत को गवर्नर बना दिया गया है। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, मध्य प्रदेश से अब उन्हें दिल्ली में बड़ी जगह देने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है और नारायण राणे भी रवाना हो गए हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, कौन कौन से नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, क्योंकि अब तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं? देखिए विद्यानाथ, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कार्यशैली है और उस कार्यशैली में जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पत्ता खुद नहीं खोलते हैं तब तक कयास ही लगाए जाते हैं, अटकलें ही लगाई जाती हैं। और काफ़ी पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कौन कौन से चेहरे उसमें शामिल होंगे। अब थोड़ी जाकर की स्थिति साफ हो गई है और जो तिथि सामने आई है वो 8 तारीख की है कि 10:30 से लेकर के और 11:15 के बीच में, यानी 11:45 तक शुभ मुहूर्त है गुरुवार को। उस दिन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो सामने अब आ रहे हैं। खास तौर पर देखें कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर से भी कई लोगों को फ़ोन गए हैं कि वो आप दिल्ली पहुंचे और शाम को उनके साथ उनकी मुलाकात भी है। जैसा कि नारायण राणे हैं वो भी आ रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल आ रहे हैं दिल्ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नाम आपने बताए हैं। अगर और भी नामों की बात की जाए तो दिल्ली से अगर बात करें तो मीनाक्षी लेखी का भी नाम आ रहा है, भूपेंद्र यादव का नाम है, जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी है उनका भी नाम आ रहा है, मध्य प्रदेश के राकेश सिंह है उनका नाम आ रहा है। सबसे बड़ी एक चौंकाने वाली नाम जो सामने आ रही है वो है लद्दाख के सांसद जो हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल का, वो उनका नाम भी आ रहा है क्योंकि उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय मैसेज मोदी देना चाहते हैं कि लद्दाख का व्यक्ति भी उनके कैबिनेट में शामिल है। अगर बिहार की बात करें तो उधर से सुशील कुमार मोदी या जो बीजेपी के वहाँ अध्यक्ष हैं अभी, उस दोनों में से कोई एक व्यक्ति, जो संजय जायसवाल वहाँ के अध्यक्ष हैं, उस दोनों में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ बड़े जो मंत्री हैं जिनके ऊपर कार्यभार ज़्यादा है, जिनके पास एक से ज़्यादा मंत्रालय हैं, उनके भार को भी कम किया जा सकता है। मसलन अगर प्रकाश जावड़ेकर का नाम ले, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, इनके पास एक से ज़्यादा मंत्रालय हैं तो इनके भार भी कम किए जा सकते हैं। युवा चेहरे इस वक्त इस मंत्रिमंडल विस्तार में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर जो बताया जा रहा है कि कुछ एक मंत्री ड्रॉप भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो चुनावी राज्य हैं उसको संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश से 3 से 4 के आसपास मंत्री बनाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को विद्यानाथ मिल सकता है। ठीक है विकास, ये भी बताइए कि बिहार से जेडीयू और एलजेपी के खाते से किन लोगों का नाम चल रहा है?
जी देखिए, अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू से जो अब तक की मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि जेडीयू की डिमांड ज़्यादा है। बाद में जब बार्गेनिंग बीजेपी और जेडीयू में हो रही थी तो अंत में आया कि 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री मिले तो जेडीयू के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जो फिलहाल नाम उसके सामने आ रहे हैं जेडीयू के 2 नेताओं के, उसमें से एक आरसीपी सिंह, दूसरे ललन सिंह जो दिल्ली में विराजमान है। फिर अगर एलजेपी की हम बात करें तो अब तक एलजेपी के चीफ जो थे वो चिराग पासवान थे, लेकिन पार्टी में विद्रोह कर पशुपति कुमार पारस सभी सांसदों के साथ अलग हो गए हैं, तो पशुपति पारस का भी नाम आ रहा है। वो जब पटना में थे तो खुद अमित शाह ने उनको फ़ोन किया था, हालांकि दूसरे मसले पर उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन अब वो भी दिल्ली आ रहे हैं और उनका भी नाम चल रहा है। तो बिहार से ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम आ रहे हैं। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी हो गए, संजय जायसवाल हो गए। जी ठीक है विकास, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है, जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे, और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है, सर कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ, और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। सर क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा सोच? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। तो नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना। विकास, जो बाहर से बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस से बीजेपी में आए, उन लोगों को भी अब कैबिनेट में जगह दी जा रही है। जी देखें, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने का एक पारितोषिक, एक इनाम मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा खोला और फिर अब बीजेपी में शामिल हुए, तो उज्जैन का दौरा था, उज्जैन का दौरा हो गया है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा दौरा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को बैठा के वहाँ पर भी आप मुझे अभी कोई सर मध्य प्रदेश को नए गवर्नर मिले। हाँ, मैं हमारे नए राज्यपाल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत उनका एक अनुभव भी रहा, और हमारे वर्तमान के महान व्यक्तित्व के धनी थावरचंद गहलोत जी को भी मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और मुझे दिल की गहराइयों से बहुत खुशी है कि थावरचंद जी के साथ 3 पीढ़ियों का संबंध रहा है, और एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, और उनको बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से बधाई। आप तैयार हैं कोई नई जिम्मेदारी के लिए? विकास, आपकी आवाज बीच में काटनी पड़ गई थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल रहे थे और वो जो कह रहे थे वो सीधा हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। विकास, सवाल यही है जो मैंने आपसे पूछा था कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उनको भी अब कैबिनेट में शामिल करके बीजेपी की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। विकास के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कैबिनेट का विस्तार जो हो रहा है उसके मायने क्या हैं ये भी आप समझिए। मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को शामिल किया जा रहा है। विस्तार में चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर जो मंत्री बनाए जाएंगे, जो चेहरे शामिल किए जाएंगे वो शामिल किए जाएंगे। सहयोगी दल जो हैं उनके
हित का भी ध्यान रखा जाएगा इसमें। और साथ ही क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बड़ा प्रदेश है, यहां एक बार फिर से बीजेपी वापसी करना चाहेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश से ज्यादा संख्या हो सकती है मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल में ज्यादा नेताओं का नाम शामिल हो सकता है उत्तर प्रदेश से। लेकिन एलजेपी की तरफ से भी नेता को बुलावा भेजा गया है। अब सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और क्या वो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच अनबन चल रही है, पार्टी किसकी है, अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर हमने देखा कि लड़ाई हुई और पशुपति पारस इस बीच दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या वो कैबिनेट में शामिल होंगे। आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट में उनको भी जगह मिल सकती है। नारायण राणे को भी जगह मिल सकती है, महाराष्ट्र से आते हैं नारायण राणे, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, कैबिनेट में उन्हें शामिल किया जा सकता है। और कैबिनेट विस्तार से पहले की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में 8 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, उससे पहले हलचल तेज है। और इन सब के बीच जानकारी ये भी है कि कई ऐसे चेहरे होंगे जो आपको चौंका भी सकते हैं। लद्दाख के सांसद को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे थे। और इसके जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि चाहे वो देश का कोई भी इलाका हो, किसी भी दूर दराज के इलाके से प्रतिनिधित्व करते हुए नेता आते हों, उनको कैबिनेट में जगह मिलती है और वो अपने इलाके तक विकास को पहुंचाते हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। विकास, एक तो पशुपति पारस का जो नाम है, अगर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है तो ये नाम चौंका रहे, क्योंकि ऐसे वक्त में पशुपति पारस दिल्ली आ रहे हैं जब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में लड़ाई चल रही है कि पार्टी किसकी है, अध्यक्ष कौन है। दूसरी बड़ी बात यह है, लद्दाख के बारे में आप बता रहे थे कि लद्दाख से सांसद आते हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी बिल्कुल, अगर पशुपति कुमार पारस की आप बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि वो अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ते हैं और एलजेपी जो है उनकी सहयोगी है। बेशक बिहार विधानसभा चुनाव में अलग करके चिराग पासवान ने चुनाव लड़े थे, लेकिन केंद्र में उन्होंने अपना गठबंधन जारी रखा था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब चिराग पासवान के खेमे में और पशुपति पारस के खेमे में एलजेपी बढ़ चुकी है। दोनों लोग दावा कर रहे हैं कि असली पार्टी उन्हीं के पास है। लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी सांसद उनके हैं, 6 में से 5 वो पशुपति पारस के साथ में, इस समय नेता पशुपति है, उनको मिल चुकी है। तो ऐसी बनाया जाएगा और इसकी जानकारी भी मिल रही है और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। दूसरा सवाल है कि अगर लद्दाख के सांसद जो युवा सांसद हैं उनकी बात सामने आ रही है और लद्दाख की राजनीति भौगोलिक स्थिति अलग है और वहां से बना करके एक संदेश देने की शायद कोशिश की जाएगी कि जिस लद्दाख को लेकर के चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो राजनीति चलती है, खास तौर पे चीन, तो पूरी दुनिया को ये मैसेज देना कि जिसको चीन हमेशा विवादित करना चाहता है, वहाँ का जीता हुआ प्रतिनिधि भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। तो एक ही, जैसा मैंने पहले जब चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को संतुलित करने की भी कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे। लेकिन इस बार के विस्तार में खास बात ये कही जा रही है कि युवा चेहरे को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, इसलिए कई सारे युवा चेहरे ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। जी विकास, इसके अलावा राज्यपालों को, कई राज्यपालों को बुला लिया गया है, तो क्या ऐसे कई नेताओं के नाम चल रहे हैं जिनको राज्यपाल बनाया जाएगा? एक तरीके से उन्हें अब जो मुख्य धारा है उससे अलग करके राज्यपाल की कुर्सी पर बिठाया जाए। ये देखें, अचानक थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया, जो मंत्री थे उनके नाम पर किसी ने कयास भी नहीं लगाए थे और ऐसा लग भी नहीं रहा था। और देखिए, एक सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जब किसी को राज्यपाल बना दिया गया मतलब उसके सक्रिय राजनीति से उसका संन्यास हो गया। तो अब थावरचंद गहलोत को सक्रिय राजनीति से संन्यास देकर राजभवन की ओर भेज दिया गया है। इसका सीधा सा एक अर्थ है कि बीजेपी में एक बड़े चेहरे के तौर पर, खास तौर पर वो दलित के चेहरे के तौर पर बहुत बड़े नेता थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्य थे। तो अब एक चीज सामने आ रही है कि अगर
थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है, तो किसी न किसी एक दलित चेहरे को भी स्थान जरूर इस मंत्रिमंडल विस्तार में मिलेगा, ताकि वो स्थिति भी संतुलित हो सके। जहां तक रहा सवाल दूसरे राज्यपालों की अगर बात की जाए तो ठीक बात है कि राष्ट्रपति जो है किसी को भी राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार की सहमति से ही करते हैं और सब कुछ बिना मोदी की सहमति के नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो चर्चाएं अब तेज हुई हैं कि कोई एक और ऐसा व्यक्ति मंत्री है जिसे राज्यपाल बनाया जाना है, तो राज्यपालों की नियुक्ति का सीधा सा अर्थ है कि उनको अब सक्रिय राजनीति से अलग किया गया और उनके जगह पर किसी युवा चेहरे को लाया जाएगा। दूसरी बात कि बीजेपी में आपने देखा होगा कि एक उम्र के तकाजे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है, जिसके तहत सबसे पहले अगर कोई हटाए गए थे मंत्रिमंडल से तो वो कलराज मिश्रा हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, 75 साल को आप प्राप्त होने वाले हैं, तो आपको राज्यपाल बनाया जाता है। जी, तो एक विकास को भी मैं रोक रहा हूं, कर रहे हैं। दूसरा कुछ ही सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसकी पूरी उम्मीद है 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार जो होने वाला है, सूत्रों के जरिए जो जानकारी है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। विकास जी, जिस सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि जिस व्यक्ति को भी फोन चला जाता है कि आप दिल्ली पधारिए, तो उसका अर्थ ही होता है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना होता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कुछ वरिष्ठ व्यक्ति हैं या जिसको बनाया जाना होता है, किसी कारणवश उसे अगर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा सकता है तो उसे भी दिल्ली बुला करके उसे संतुष्ट किया जाता है। लेकिन तमाम लोगों को फ़ोन गए हैं और ख़ासतौर पर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके घर से भी फ़ोन गया है और बहुत सारे नेताओं को फ़ोन गया जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है और साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि आकर के वो पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करें। JP नड्डा हिमाचल में थे, शाम तक वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और शाम को दिल्ली पहुंचने के साथ ही उनके मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। यानी जो लोग दिल्ली आ रहे हैं वो JP नड्डा के पास जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तो सामान्य तौर पर आज तक यही देखा गया है कि जो लोग भी दिल्ली बुलाए जाते हैं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सारे चेहरे उसमें शामिल होते हैं। विद्यानाथ, ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इस विस्तार में कई नाम शामिल हो सकते हैं, कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि कुछ अभी मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर एक से ज्यादा मंत्रालय का प्रभार है, जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ऐसे मंत्रियों की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम की जा सकती है, उनके कंधे से बोझ थोड़ा सा कम किया जा सकता है और नए लोगों को शामिल किया जा सकता है। आने वाला जो साल है वो चुनावी साल है, ऐसे में उन राज्यों का भी ख्याल रखा जाएगा जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां के नेताओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ अभी तक जो सहयोगी रहे हैं या फिर जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए इंदौर से रवाना हो गए हैं, सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए हैं और कई और ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं जिनको फोन जा चुका है, जैसा कि मेरे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं। विकास, अभी क्या लग रहा है कि कितने और नए चेहरे हैं जिनको फोन जा चुका है और कुल मिलाकर कितने लोगों को मौका मिल सकता है इस कैबिनेट विस्तार में जो नए होंगे? ये देखिए, मोदी जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। आप देखें तो 28 पद रिक्त हैं और उस 28 पर अगर मंत्री बना दिया जाए तो सवाल न तो संवैधानिक संकट खड़ा होगा, न ही कोई सवाल खड़ा कर पाएगा। लेकिन कभी भी मोदी की आदत है कि वो पूरे रिक्त पद को कभी वो भरते नहीं हैं। तो जो अभी 53 मंत्रियों के साथ वो काम चला रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद 17 से 20 लोगों को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिल जाए। तो इतनी एक कयास ही लगाए जा रहे हैं और कयास ही है कि 17 से 20 लोगों को मौका मिल सकता है। हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए, हो सकता है कि मोदी इससे ज़्यादा लोगों को भी शपथ दिलवा दें। लेकिन जो बात की जा रही है कि जो जानकारी मेरे तक आई है कि अभी तक 11 लोगों को फ़ोन तो सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से गए हैं। कुछ लोगों को फ़ोन बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं VL संतोष, उनके यहाँ से भी गए हैं। उसकी ठीक संख्या अभी बाहर नहीं निकल के आई है, जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है कि कितनी संख्या, कितने लोगों को VL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं उनकी तरफ से फ़ोन गया है। तो तमाम लोगों को पार्टी लेवल से फ़ोन जा रहा है, उन लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। तो लेकिन कुल मिलाकर के जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जितने लोगों को फ़ोन जाने की बात की जा रही है, उससे ही आंकड़ा बैठता है कि 17 से 20 लोगों को मंत्री इस बार बनाया जा सकता है। इस बीच विकास, एक और जानकारी ये मिली है कि चिराग पासवान ने कहा है कि अगर
पशुपति पारस को मंत्री बनाने के लिए बुलाया गया है तो वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दे दी है। तो यानी कि इसमें भी विवाद नजर आ रहा है विकास। ये निश्चित है कि एलजेपी में तो विवाद चल ही रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही ये दावा ठोक रहे हैं कि असल एलजेपी वही हैं। और रामविलास पासवान के लेकर जब कल दोनों लोगों का कार्यक्रम था तो दोनों लोगों ने उसी तरीके से कार्यक्रम भी आयोजित किए। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि चिराग पासवान इस समय अकेले हैं, उनके साथ कोई सांसद नहीं है और केंद्र की राजनीति है और पार्टी के संगठन के, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के या कार्यकर्ताओं का हुजूम अगर चिराग पासवान के साथ है तो उससे केंद्र की राजनीति की बात नहीं बनेगी, क्योंकि 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात है कि सदन में उन्हें नेता मान भी लिया है सदन ने, चूंकि जब लिखित उनकी तरफ से दिया गया कि 5 सांसद उनके साथ हैं तो सदन ने उन्हें मान्यता प्राप्त की कि एलजेपी के वो सदन के नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां से जो सदन के मान्यता प्राप्त अगर वो नेता हैं तो फिर सीधी सी बात है कि गठबंधन में कंसीडर उनको किया जाना चाहिए। यही शायद यही वजह है कि पशुपतिनाथ पारस ही तैयार होकर के दिल्ली आए हैं और उन्हीं को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान ने उनको पार्टी से निकाल दिया। सही बात है, क्योंकि जब पशुपतिनाथ पारस ने विद्रोह किया और अपने को अलग किया उस समय अध्यक्ष चिराग पासवान ही थे, तो उनको यह अधिकार था कि वो पार्टी से लोगों को निष्कासित कर दें। पासवान के लिए बड़ा सेटबैक हो जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान वो ये कह रहे थे, चिराग पासवान बिहार चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि उनके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं और अगर पशुपति पारस, जिन्हें वो अपनी पार्टी में मान तक नहीं रहे हैं, अगर उनको मंत्री पद दिया जाता है तो फिर उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों के लिए अपना एक अलग स्थान है, लेकिन जहां तक राजनीति और संख्या की राजनीति की अगर बात आ जाए तो सीधी सी बात है कि लोग संख्या को ही देखेंगे और संख्या की तरफ ही जाएंगे। और फिलहाल संख्या जो है वो पशुपतिनाथ पारस के पास है। विकास, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर आप नजर बना के रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।